गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज से आप लोगों के 10th क्लास के मैथ्स की सेट एग्जाम्स की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, 10th क्लास के मैथ्स में आपका जो सेट एग्जाम होगा उसके लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। और आज आप लोगों की सेट एग्जाम के रिवीजन की फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर है। ठीक है, आप सभी में से अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप इस चैप्टर से अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में। वही हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अच्छा, इससे पहले हम कुछ चीजें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखना। देखिए हम गुणनखंड के बारे में सीख लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे गुणनखंड, यानी कि दी गई संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए, दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती है। भाई कैसे? मान लो आपको एक संख्या दी गई 4, बताइए 4 किस किस से भाग होगा? आपने कहा सर 4 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। सर 2 दूनी 4, कट गया। सर 4 को तो हम 4 से भाग कर सकते हैं। सर 4 एकम 4, कट गया। और सर 4 को हम 1 से भी तो भाग कर सकते हैं। सर 1 चौका 4। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि भाई 4 किस किस संख्या से भाग होता है? सर 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा और 4 से भाग हो जाएगा। सर चलिए हम बात कर लेते हैं 5 की कि 5 किस किस से भाग होता है। सर 5 तो 1 से भाग होगा, भाई 1 पंजे 5। और सर 5 तो 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। किसी और पहाड़े से तो भाग नहीं होगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम ठीक है अब हम इतना इसको कैसे कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। भाई क्या आप लोगों को पहाड़े आते हैं ना? तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 के गुणनखंड बताओ, अगर आप लोगों से पूछा जाए 10 के गुणनखंड बताओ, ध्यान से सुनना सही बच्चे। देखिए 10 के गुणनखंड आप कहोगे सर एक को अगर 1 से भाग करेंगे 10 को तो सर 10 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? देखो जब आप यस 1 सर। से भाग करोगे 10 को तो 1 10 10 आ जाएगा बच्चे। चलिए इतना क्लियर हो गया सभी को। फिर आप क्या कहोगे? सर 2 के पहाड़े में 10 आता है। सर 2 पंजे 10 होता है। सर 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में आता है। आप कहोगे सर 5 दूनी 10 होता है। सर 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 10 के पहाड़े में आता है। 10 एकम 10 होता है। क्लियर सभी को? यानी कि आपके 10 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हो गई? सर 10 का गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, सर 5 हो गया और 10 हो गया। क्लियर है सभी को? बोलिए एक बार सभी यस बच्चे। सर। ठीक है, सभी बच्चों को इतना क्लियर है। यानी कि आपसे किसी संख्या के गुणनखंड पूछे जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 12 के गुणनखंड बताओ, आप क्या कहोगे? सर 1 गुणा 12 12 होता है। सर 2 गुणा 6 12 होता है। सर 3 गुणा 4 12 होता है। यानी कि सर 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। अब आप कहोगे सर 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में आता है। आप कहोगे सर 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? सर 1 2 3 4 6 12, ये 12 के गुणनखंड है। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। सभी लोगों को समझ में आ गया कि भाई गुणनखंड क्या होता है? दी गई संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए वह दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि सर अगर देखा जाए 4 के गुणनखंड कौन कौन है? आपको सर 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, पूरी पूरी तरह। तो आप कह दोगे सर 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 है। क्लियर? चलिए अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए भाई गुणनखंड के बाद में आ गया हमारे पास में सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? यानी कि कॉमन आप कहोगे सर कॉमन तो 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच में निकाला जाता है। मान लो ये एक इंसान है, भाई इसके बीच में क्या कॉमन? कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन फिर मान लो अगर हम 2 इंसानों के बीच की बात करें, हो सकता है इनके बीच में कुछ चीजें कॉमन हो। जैसे ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो, तो भाई इन दोनों के लिए स्कूल कॉमन है कि नहीं? कॉमन है। यानी कि जो कॉमन सर हम निकालते हैं वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में निकालते हैं। अब आप क्या कहोगे? सर दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में, मान लो आपको 2 संख्या दी गई, तो उनके गुणनखंडों में वह गुणनखंड जो दी गई सभी संख्याओं का गुणनखंड है सार गुणनखंड कहलाता है। कैसे सर? जैसे कि सर अभी हमने निकाला था, अगर कोई हमसे पूछे कि 4 के गुणनखंड बताओ, आपने बताया सर 1 2 और 4 होता है। सर 18 के गुणनखंड बताओ, आपने कहा सर 18 के गुणनखंड कौन सी बड़ी बात है?
सर 1 गुणा 18 18 होता है। सर 2 के पाढ़े में आता है 2 गुणा 9 18 होता है। सर 3 के पाढ़े में आता है 3 गुणा 6 18 होता है। 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, और सर ये अपने आप को रिपीट करेगा, 6 ते 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, और 18 का 18 होता है। आपने कहा सर 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18, इतना क्लियर है सभी को? भाई 4 के गुणनखंड 1 2 4, 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 18, बताइए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 18 के सार गुणनखंड मतलब क्या है? आपसे पूछा गया है कि आप इन दोनों के कॉमन गुणनखंड बताओ। आप कहोगे सर कॉमन कौन कौन सा है? सर एक तो 1 है कॉमन, और एक 2 है कॉमन, बताओ है कि नहीं? क्या कुछ और कॉमन है? आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कहोगे 4 और 18 के सार गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 और 2 है। क्लियर सभी को? सर ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे वही लिखा हुआ है, 4 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड, और 4 तथा 18 के सार गुणनखंड कौन कौन से? आप कहोगे सर 1 और 2। ठीक है। अब आप कहोगे सर सार गुणनखंड से हमारा क्या मतलब है? बच्चे जो सार गुणनखंड होता है उनमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, वही आपका HCF होता है। वही क्या होता है? आपका HCF होता है, समझिए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप कहोगे सर 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याएं, या तो आपको 2 संख्याएं दी जाए या फिर आपको 3 संख्याएं दी जाए, तो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंड में सबसे बड़ा सार गुणनखंड दी गई संख्या का महत्व समावर्तक कहलाता है। और इसे सर हम HCF भी लिखते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया भाई 4 और 18 का HCF बताओ कितना होगा, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर अभी तो आपने हमें बताया था सर 4 का गुणनखंड ये रहा, सर 18 के गुणनखंड ये रहे, सर इन दोनों के सार गुणनखंड यानी कि सर 1 और 2 है, और आप कह रहे हो कि सार गुणनखंड में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो ही इन दोनों संख्याओं का HCF होता है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर हम HCF क्यों पढ़ रहे हैं? तो NCERT का जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर HCF और LCM के बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप NCERT की बुक देखोगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। देखिए अब आपने इतना सीख लिया, अब हम सीखेंगे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में। ये हमने पढ़ा भी था अपनी क्लासेस के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो सर वो सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, एक या फिर स्वयं संख्या होती है, सर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको समझ में आएगा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाई आप हमें बताओ दो किस किस के पहाड़े में आता है, दो किस किस से भाग होता है? आप कहोगे सर दो, एक तो दो, एक दूनी 2 होता है, और सर 2 को 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2 होता है। यानी कि सर दो, एक तो 1 से भाग हो जाएगा और एक 2 से, यानी कि 2 के गुणनखंड कौन है? सर 2 के गुणनखंड तो 1 और 2 है। अच्छा 3 के गुणनखंड बताओ कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर 3 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? सर 1 और 3 है। अच्छा 4 के गुणनखंड बताओ कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर 4 के गुणनखंड तो एक और 4। अभी आपने बताया था 1 2 और 4 है। अच्छा ये बताओ 4 के कितने गुणनखंड है? आपने कहा सर 4 के तो 3 गुणनखंड है। सर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वही अभाज्य संख्या होती है। यानी कि ये दोनों तो अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या नहीं है। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। बोलिए आप किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या है या नहीं, इतना बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? सर ठीक है, यानी कि आप लोग बता सकते हो। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में याद किया था और याद कर लेंगे, और आप लोग याद कर लेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 2 होती है, सर उसके बाद अभाज्य संख्या 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, उसके बाद 7 होती है। सर ये तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में होती है। सर एक अभाज्य संख्या 11 13 17 और 19 होती है। सर ये हमारी 11 से लेकर 20 तक के बीच की है, और सर ये 1 से लेकर 10 तक के बीच में है। और सर आपको एक और अभाज्य संख्या याद कर लेनी है बच्चे, 23। इतना क्लियर हो सभी को? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर अभाज्य संख्या से कि सर हमने तो HCF निकालना सीखा था अपनी क्लासेस के अंदर, कैसे? कि अगर आपसे पूछा जाए 24 और 36 का आप HCF निकालिए में से, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हो। कैसे? सर अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे 12 आ गया, सर अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे 6 आ गया, सर अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे 3 आ गया, सर 3 से काटेंगे 1 आ गया। यानी कि आप 24 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3।
और आप 36 को लिख सकते हो सर 2 से काटेंगे 18 आ गया, तो 2 से काटेंगे 9 आ गया सर, 3 से काटेंगे 3 आ गया, और 3 से काटेंगे 1 आ गया सर। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका एचसीएफ कौन सा होगा, तो आप इनमें से कॉमन नंबर निकालोगे, भाई इसमें से तो 2 आ गया, गुणा सर 1 2 इसमें से आ गया, गुणा और सर 1 3 इसमें से आ गया। बताइए कितना एचसीएफ हो गया? क्लियर है सभी को? यहां तक बताइए सभी बच्चे कि आप लोगों को क्लियर है? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे देखिए। अब आप कहोगे कि सर हमारी तो 10th क्लास की बुक के अंदर एचसीएफ तो है सर, एचसीएफ तो है, लेकिन पर किससे? वो यूक्लिड्स डिवीजन प्रमेयिका से है, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। तो बच्चे उसके लिए हमें डिवीजन को यूज करना पड़ेगा। मान लो आप 4 से भाग करते हो 25 को, तो 4 छिंग 24 और एक शेष बच जाता है। तो बच्चे आप लोगों को पता होनी चाहिए, बताओ क्या पता होनी चाहिए कि भाई इसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। बात। सर इसको क्या बोलते हैं? सर इसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भागफल। सर इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, शेषफल। और सर इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, भाज्य। क्लियर है सभी को? और आप लोग जानते हो जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा हेलो सर। भागफल। हाँ बच्चे, सर आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना वो आ नहीं रही है। बच्चे आप एक बार क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लो, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, बाकी से बच्चों को तो दिखाई दे रही है बच्चे। ठीक है, देखिए इतना सही बच्चों को क्लियर है ना? बताइए एक बार कि भाई इसको तो हम भाजक बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको शेषफल बोलते हैं। और सर जो भाज्य होता है, सर जो भाज्य इसमें 25 है वो किसके बराबर है? आप कहोगे सर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर है। बताओ है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर है, और ये हमेशा बराबर होता है। बच्चे आपको यहाँ याद क्या करना है? आप लोगों को याद ये करना है कि सर मैं यहाँ पर 4 से भाग कर रहा हूँ, तो सर जो मेरा शेषफल होगा ना वो सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि सर मैं 4 से भाग कर रहा हूँ तो मेरा शेषफल 4 से छोटा होगा। भाई 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। इतना क्लियर है सभी को? बताइए सर। यस सर। ठीक है। आप लोग इसको देखो यहाँ पर समझिए कि अगर सर मैं 11 से भाग कर रहा हूँ, तो रट के समझाइयो। हाँ अगर सर मैं 11 से भाग कर रहा हूँ किसी संख्या को, अगर मैं 11 से भाग कर रहा हूँ किसी संख्या को, तो बताइए मेरा शेषफल क्या क्या हो सकता है? भाई मेरा शेषफल 11 से छोटा। भाई 11 से छोटा कौन है? आपको हो सकता है 7 3 2 1 0। बताइए क्लियर है सभी को? सर। यस सर। ठीक है। रट के समझाइयो। हाँ बच्चे हम ये बोल रहे हैं कि आप जिस भी संख्या से भाग कर रहे हो, अगर आप 4 से भाग कर रहे हो तो जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका शेषफल आएगा वो हमेशा 4 से छोटा होगा। आप लोग याद कीजिए कि जो शेषफल होगा वो जिस भी संख्या से आप भाग कर रहे हो उससे छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर उससे बड़ा होगा। जैसे कि आप यहाँ 4 से भाग कर रहे हो तो जो आपका शेषफल होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट कभी भी 4 आपका शेषफल नहीं हो सकता क्योंकि आप 4 से भाग कर रहे हो। मान लो आपने 11 से भाग किया तो आपका शेषफल क्या होगा? सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 सर 10 तक हो सकता है, पर मेरा शेषफल कभी भी 11 नहीं हो सकता। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो बच्चे हमें एक तो ये याद रखना, एक तो बच्चे हमें ये याद रखना था, दूसरा हमें क्या याद रखना है कि सर हमें ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है सर्व समीकरण कि सर जो भाज्य होता है ना सर वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब देखो इसका इस्तेमाल करके आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हो। कैसे? भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि अगर आपके पास में दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी कि दो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मान लो कि आपके पास में दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है, ए और बी है, तो इनके लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर होती हैं जिसमें मान लीजिए ए बराबर कितना होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। जैसे कि आप समझने के लिए ले लीजिए दो संख्या है, आपने मान लिया ए का मान 13 है और बी का मान 3 है, तो जब आप 3 से भाग करोगे 13 को तो कितना आएगा बच्चे? आपने कहा सर 3 चौक 12 और घटाया तो सर 1 बचा, यानी कि आप कहोगे सर मैं 13 को कैसे लिख सकता हूँ?
सर मैं 13 को लिख सकता हूँ कितना बच्चे, 3 गुणा 4 प्लस 1। तो आप कहोगे सर क्यू का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर क्यू का मान तो 4 आ गया है, और सर आर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो यही हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है कि अगर बच्चे हमसे अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालो यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके, क्योंकि 10th क्लास में ऐसे ही सवाल है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे बच्चे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, एनसीईआरटी की बुक की 1.1 का ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे इसमें, आप कहोगे सर स्टेप 1 हमें दिखाई दे रहा है कि सर जो 225 है वो 135 से बड़ा है। बताइए दिखाई दे रहा है? सर ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ए की वैल्यू तो कितनी हो गई हमारे पास में, सर ए की वैल्यू तो हमारे पास में 225 हो गई है, और बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 135। जब आप लोग 135 से, जब आप लोग 135 से भाग करोगे 225 को तो कितना आएगा, आपने कहा सर 135 एकम 135, घटाया तो सर कितना आ गया मेरे पास में, 5 में से 5 गया 0, और सर 22 में से 13 गया तो 9 बचा। इतना क्लियर सभी को? स्टेप 1 कितना आ जाएगा, आप लिखोगे सर स्टेप 1 में कि सर 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे दूसरे स्टेप में, सर क्योंकि मेरा शेषफल 0 नहीं है, सर क्योंकि मेरा शेषफल 0 नहीं है तो सर मैं अब दोबारा लगा दूंगा। अब मैं 90 से भाग करूंगा किसको बच्चे, 135 को, यानी कि यहाँ लिखी हुई संख्या को भाग करूंगा। और आप जानते हो सर 90 एकम 90, सर घटाया तो 45, यानी कि सर स्टेप 2 में आ जाएगा कि मैं 135 और 90 पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा, और मैं लिखूंगा सर कि 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। बताइए इतना सभी को क्लियर है? सर ठीक है, अब आप लिखोगे सर मेरा शेषफल यहाँ पर भी 0 नहीं है, क्योंकि सर मेरा शेषफल यहाँ पर भी 0 नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मैं इस 45 से भाग करूंगा किसको, सर इस लिखे हुए 90 को, और आप जानते हो भाई 45 दूनी कितना होता है, 90। यानी कि सर जब मैं 90 और 45 पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा तो सर मैं लिखूंगा क्या कि सर 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब आप कहोगे सर मेरा शेषफल 0 आ गया है, सर मेरा शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो सर जिस स्टेप में मेरा शेषफल 0 आ जाएगा, बच्चे एक मिनट रुकिए, जिस स्टेप में मेरा शेषफल 0 आ जाएगा उस स्टेप में मैंने किस संख्या से भाग किया है, उस स्टेप में मेरा भाज्य क्या है, वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर किसी कोई बच्चे को डाउट है, देखो कोई बच्चा बार बार हैंड राइज कर रहा है, बच्चे अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछो ना, बाकी बच्चे भी तो बोल रहे हैं हाँ सर ना सर। बोलिए किस बच्चे का डाउट है? किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए देखिए, अब आप कहोगे सर अगर हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, एनसीईआरटी की बुक है सभी के पास में, बताइए बच्चे। यस ठीक है, आप सर। एक्सरसाइज 1.1 निकालिए जल्दी से, आप सभी बच्चे एक्सरसाइज 1.1 निकालेंगे, और जब आप 1.1 निकाल कर देखोगे तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे, पढ़ेगा कोई बच्चा? हाँ सर। हाँ पढ़े बच्चे, 1.1 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या लिखे हुए हैं बच्चे? पहला प्रश्न 135 और 225। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225, वो आपको करा दिया गया है। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपको लोगों को करा दिया जाए। यस सर। ठीक है, यस तो सर। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि आप 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बच्चे आप इसमें पहला स्टेप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर स्टेप नंबर 1, क्योंकि सर 38,220 मेरा 196 से बड़ा है, तो सर मैं 196 से, तो सर मैं 196 से भाग कर दूंगा किसको बच्चे, 38,220 को। भाई जब आप भाग करोगे तो आप क्या कहोगे,
आप कहोगे सर पहले तो मैं दो, मेरी संख्या है कितने अंकों की, 3 अंकों की, सर मैं 3 अंकों में भाग करूंगा। कर दे बच्चे, बोलिए। सर ठीक है, जब आप लोग इसमें भाग करोगे तो बताओ कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम या 2 टाइम? भाई जब आप लोग 38,220 में भाग करोगे 196 से, तो बताइए कितने टाइम जाएगा? आप कहोगे सर ये पहले जाएगा 1 टाइम में, तो इसको 1 टाइम भेज देते हैं पहले। 196 एकम 196। जब आपने घटाया बच्चे कितना बचा? आपने कहा सर 12 में से 6 गया, 6 बचा। सर यहाँ पे 7 हो गया। सर 17 में से 7, 17 में से 9 जाएंगे, बताओ कितने बचेंगे? आपने कहा सर 8 बचेंगे। और सर ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। बताइए इतना क्लियर सभी को? सर ठीक है, अब आप कहोगे सर मेरा भाग खत्म नहीं हुआ, मैं ऊपर से 2 उतार लूंगा। सर मैं ऊपर से कितना उतार लूंगा? 2 उतार लूंगा। बताइए इतना क्लियर? सर ठीक है, अब आप लोग इसको कितना टाइम चलाएंगे? अब आप लोग इसको सर। करेंगे कि आप 196 को चला के देख लो 8 टाइम कितना होता है बच्चे। आपने कहा सर 8 छिंग 48 का 8 4। सर 9 अट्ठे 72 और 4 कितना हो गया बच्चे? 72 और 4 76। 7 8 7 15। आपने कहा सर अभी तो बहुत दूर है। चलो एक काम करते हैं सर, 196 गुणा 9 चला लेते हैं, कितना होगा? 9 छिक 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 निम 81 और 5 86 का 6 हासिल लगा 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया? 17। यानी कि आपने कहा सर ये 9 टाइम चल जाएगा 1764। इतना क्लियर हुआ सभी को? जब घटाओगे तो सर 12 में से 4 गया 8, सर 15 में से 6 गया 9, इतना ही बचेगा सर। ऊपर से कितना उतार लिया बच्चे? आपने कहा सर ऊपर से उतार लिया हम लोगों ने 0। अब आप लोग अगर इसे 5 से चलाओगे तो भाई 6 पंजे 30, 3 भाई 45 और 3 48 का 8 4 5 4 9 और ये कट गया। यानी कि आप कहोगे सर स्टेप 1 में ही मेरा शेषफल कितना आ गया है? बताइए। आप कहोगे सर स्टेप 1 में ही मेरा शेषफल 0 आ गया है। अगर स्टेप 1 में ही मेरा शेषफल 0 आ गया है तो बच्चे मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर मेरा एचसीएफ अपने आप ही कितना हो जाएगा? 196। पर सर मैं लिखूंगा कैसे? सर मैं लिखूंगा स्टेप 1 ये संख्या इससे बड़ी है, तो यहाँ पर इक्लिप्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लिखोगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। अब आप कहोगे क्योंकि सर मेरा शेषफल कितना आ गया है? सर मेरा शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए सर जो मेरा भाजक होगा यानी कि जिससे मैंने भाग किया है वही मेरा एचसीएफ होगा। यानी कि 196 और 38,220 का जो एचसीएफ होगा कितना होगा बच्चे? वो 196 होगा। बताइए इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा सर इसमें एक क्वेश्चन और रहता है कि आप लोगों से पूछा गया है तीसरा सवाल कि सर आप एचसीएफ निकालो 255 और 8 6 7 यानी कि 867 का। यही है बच्चे का सवाल? यस सर। ठीक है, अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे ये आप लोगों का होमवर्क होगा, सिर्फ हम स्टेप बता दे रहे हैं। भाई आप कहोगे सर 867 क्या है? वो बड़ा है 255 से। तो सर मेरा पहला स्टेप यही होगा कि मैं 255 से भाग करूंगा 867 को, और सर मैं उसको स्टेप 1 में लिख दूंगा कि 867 बराबर 255 गुणा जो भी भागफल में आ जाएगा, जो भी भागफल में आ जाएगा सर वो, और सर जो भी शेषफल में आ जाएगा वो। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, कराना है तो बताइए, करा देते हैं, और अगर आप लोग होमवर्क में कर लोगे तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर ठीक है, तो आप देखो इसको कितने टाइम चला लोगे बच्चे? आप इसको 3 टाइम चला लोगे। आपने कहा सर 3 पंजे 15 का 5 1, 3 पंजे 15 5 और 1 16 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आप लोग घटाओगे तो कितना बचेगा? सर 7 में से 5 गया, सर 2 बचा। सर 6 में से 6 गया, सर 0 बचा। सर 8 में से 7 गया, 1 बचा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 255 गुणा 3 प्लस 102। अब आप कहोगे सर मेरा शेषफल 0 नहीं है। जब मेरा शेषफल 0 नहीं है तो मैं 102 से क्या करूंगा बच्चे? 255 को भाग करूंगा। तो इसको जब मैं भाग करूंगा तो सर 2 टाइम चलेगा। सर ये 2 टाइम पे जाएगा तो कितना जाएगा? सर ये 204 आ जाएगा। सर घटाया तो मेरे पास में कितना आ गया? सर मेरे पास में 51 आ जाएगा। यानी कि आप दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं, तो स्टेप 1 हो गया। फिर आप स्टेप 2 में लिखोगे, क्योंकि सर मेरा शेषफल 0 नहीं है, आप लिखोगे सर शेषफल 0 नहीं है, तो आप स्टेप 2 पर जाओगे और लिखोगे सर 255 बराबर कितना बच्चे? 102 गुणा 2 प्लस 51। आप कहोगे सर मेरा शेषफल फिर से 0 नहीं है,
सर मेरा शेषफल फिर से 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो आप 51 से भाग करोगे 102 को, आप जानते हो 51 दूनी 102, शेषफल 0 आ गया। यानी कि अब आप कहोगे सर इसमें स्टेप 3 चला जाएगा मेरा कितना, कि सर 102 बराबर कितना आएगा, 51 गुणा 2 प्लस 0। अब आप कहोगे क्योंकि सर मेरा शेषफल कितना है, आप कहोगे सर मेरा शेषफल 0 है, सर मेरा शेषफल 0 है, इस वजह से जिससे मैं भाग कर रहा हूँ वही मेरा HCF होगा। किसका HCF होगा बच्चे, आपसे इन दोनों का HCF पूछा गया है, आप कहोगे सर इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा बच्चे, 51 होगा। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। यस सर। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने HCF निकालना सीख लिया है। ठीक है, ये आप लोगों का अगला उदाहरण था, ये आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग बताओगे, फिर हम लोग आगे भी चलेंगे, कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड बताओ कौन से होंगे। आप कहोगे सर 3825 के अभाज्य गुणनखंड, सर इसको सबसे पहले काटा हमने, छोटी संख्या सर सभी में अभाज्य गुणनखंड में 3 दिखाई दे रही है, ऑप्शन से देख लो ना, 3 दिखाई दे रही है, 3 से काटो इसको भाई, 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सर 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक, फिर 3 से काटा सर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब आप कहोगे सर ये 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा क्यों, क्योंकि सर सभी में 3 की घात 2 है, तो ये सर 3 से नहीं कट रहा। अब किससे कटेगा ये, सर 5 से कटेगा, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, सर 2 बचा 55 25, सर 5 से काटा सर 17 आ गया। सर सभी में 5 की घात 2 भी है, सभी में 3 की घात 2 भी है। अब सर मेरे पास में कितना आ गया 17, और 17 आप जानते हो अभाज्य संख्या होती है, 17 से ही कटेगा। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, कि 3825 यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। आप कहोगे सर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल के संभावित मान बताइए क्या क्या होगा, ये आप लोग बताओगे क्योंकि आप लोगों को बताया था। बताइए किसी संख्या को 5 से भाग करने पर बताइए शेषफल के संभावित मान क्या क्या होंगे। भाई आप किसी भी संख्या को 5 से भाग कर रहे हो, करो 5 से भाग, आप किसी भी संख्या को 5 से भाग कर रहे हो तो जो शेषफल आपका होगा वो क्या होगा, बताइए। आप 5 से भाग कर रहे हो तो शेषफल क्या होगा, अरे अभी तो आप लोगों ने सीखा था, और ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। सर 0 से बड़ा होता है और 0 हो सकता है। 0.5। 0 से 0.5, सर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है। सर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। यानी कि सर हम भाग कर रहे हैं 5 से, तो 5 से छोटा कुछ भी नंबर, लेकिन पर सर 5 से छोटा क्या ये चलेगा, आप कहोगे सर ये नहीं चलेगा 5 से छोटा। सर 5 से छोटे का मतलब है कि सर आर का मान 1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सर 5 से छोटा। भाई 5 से छोटा तो ये भी है पर ये भी नहीं चलेगा, सर 5 से छोटा तो ये भी है, ये भी नहीं चलेगा, सर 5 से छोटा ये तो सी। 0 नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। आपको यहाँ पर इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, और जब आप इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे तो बच्चा बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। खुशी आपका ये होगा ना, आपका नेटवर्क कहीं इशू होगा कि आप बार बार लेफ्ट हो जा रही हो। बताइए बच्चे एक बार, आप लोग इसमें इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अभी आप लोगों ने सीखा था कि सर एक होता है कि सर ये इससे बड़ा है, सर इससे हम भाग करेंगे तो इसको लिखेंगे सर ये वाली संख्या बराबर दिस गुणा दिस प्लस शेषफल। तो आप इसको निकाल कर बताइए कितना आंसर आएगा। सर ए ऑप्शन था इसका ए ऑप्शन, चलिए अच्छा चैट सेक्शन में लिखकर भेज दो सभी बच्चे, जिसका भी जो मन कर रहा है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जैसे दीपक ने तो बता दिया है, दीपक भी टाइप कर दीजिए बच्चे एक बार। बाकी पारस, मोहित,
बच्चे आप भी बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, नकुल ने भी ए ऑप्शन बताया है। ठीक है, सचिन ने भी, सुनील ने भी। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों ने अपने अपने आंसर बता दिए, बट एक दो बच्चों का सही था। देखिए, आप लोग कहोगे आप लोगों ने जब इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाई थी तो बच्चे कैसे लगाई थी? आपने कहा सर मान लीजिए हमारे पास में दो संख्याएं हैं। आपने कहा सर मान लीजिए हमारे पास में दो संख्याएं हैं। आपने सवाल कराया था कि सर 135 और 255 का आप क्या बताएंगे? एच से बताएंगे। तो आपने क्या करा था बच्चे? आपने कहा था सर 225 बड़ा है 135 से, समझना। तो आपने 135 से भाग किया 225 को, और भाग करने पर आपने लिखा 135 एकम 135। सर घटाया तो हमारे पास में 90 बचा। फिर आपने 90 से भाग किया था 135 को, 90 कम 90, 45 बचा। और फिर आपने 45 से भाग किया था 90 को, 45 दूनी 90 होगा। यानी कि पहला स्टेप अगर देखा जाए तो ये संख्या में अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर 135 से भाग किया था, तो हम लिख सकते हैं कि सर 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। बच्चे यही तो आएगा। तो आप इसको ऐसे ही समझो कि आपने 73 को भाग किया होगा 3 से। भाई भाग करके देखो, आपने 3 से भाग किया होगा 73 को। भाई 3 दूनी 6, घटाया तो 1 बचा, ऊपर से 3 उतार लिया। सर 3 चौक 12, घटाया तो 1 बचा होगा। यानी कि सर मैं 73 को लिख सकता हूँ कितना? कि सर 73 बराबर 3 गुणा 24 प्लस 1। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। तो आप कहोगे सर हाँ बच्चे सर। आपके पास में भी आते हैं। आप कहोगे सर फिल इन द ब्लैंक में तो एक आ गया इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब कोई बच्चा माइक ओपन करके कुछ बोल रहा था, वो बताइए बच्चे। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम आपको दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। आप कहोगे सर हम इतना सारा क्यों करें, सर क्या जरूरत है इतना सारा करने की? सर आप हमें बताइए, सर ये लिखा है 73 बराबर 3 गुणा 24 प्लस क्या? आप जानते हो सर 73 बराबर, सर 24 क्या कितना होता है? 72। बताओ सर 72 में क्या जोड़ दे जो 73 के बराबर हो जाए? आप कहोगे सर 72 में 1 जोड़ देंगे तो 73 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। दूसरे सवाल कर दें। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग आगे चलते हैं। चलिए, इसका आंसर पता लग गया, इसका ऑप्शन बी होगा। देखिए, आप लोगों से कहा गया है आप 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बच्चे 6 और 20 का एचसीएफ आप लोग कैसे निकालोगे? आप प्राइम फैक्टर कर लो। भाई यहाँ पर कहीं लिखा है क्या इक्लिप्स एल्गोरिथम को लगाइए? नहीं लिखा। आप कैसे भी कर लो सर, इक्लिप्स एल्गोरिथम से निकालेंगे तो सर 20 बड़ा है 6 से, सर 6 से भाग करेंगे 20 को, सर 6 या 18, सर हमारे पास में 2 बचेगा। सर 2 से भाग करेंगे 6 को, 2 या 6, शेषफल 0। तो सर जिस संख्या से भाग किया है वही हमारा आंसर होगा। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछना। थोड़ा नो सा सर। स्पीड से पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इन्होंने लिखा है कि इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। तो बच्चे आप क्या कहोगे? सर 850 बड़ा है, सर भाग किससे क्या होगा? 250 से। कर लो बच्चे भाग। 850 को हमने भाग किया होगा कितने से? आप कहोगे सर 850 को भाग क्या होगा 250 से। बच्चे माइक बंद प्लीज, बच्चे माइक बंद प्लीज, नकुल माइक बंद। देखिए, आप क्या कहोगे? सर इसको भाग करेंगे तो सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 और ये 750। सर घटाया तो कितना आ गया? 100। सर अब हम 100 से भाग करेंगे 250 को, तो सर 100 दूनी कितना? हाँ बच्चे 3.4। 3.4। नहीं बच्चे, पॉइंट में नहीं लेके जाना हमें, एचसीएफ निकालना है बच्चे, एचसीएफ। सर। ठीक है, तो आप अब 100 से भाग करोगे 250 को, आप भाग करेंगे तो 100 दूनी 200, घटाया तो 50 बचा। अब आप 50 से भाग करोगे 100 को, सर 50 दूनी 100 और ये कट गया। यानी कि सर तीसरा जो स्टेप है, सर ये सारे स्टेप तो लिखे हुए हैं। सर एक स्टेप तो ये लिखा हुआ, सर ये वाला स्टेप ये लिखा हुआ, और सर हमें तीसरा स्टेप फिल इन द ब्लैंक के अंदर भरना है। तो सर तीसरा स्टेप यहाँ से क्या बनेगा? तीसरा स्टेप बनेगा सर 100 बराबर
100 बराबर किससे भाग किया, 50 से, यानी कि 50 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। ये तीसरा स्टेप बनेगा। बताओ है क्लियर या नहीं है क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर हम नई चीजें पढ़ेंगे, यानी कि एक चीज तो हमने पढ़ ली। अब देखो दूसरी चीजों को पढ़ने के लिए हमें कुछ नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हम उनको भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि हम कम से कम 1-2 टॉपिक खत्म कर लें आज की क्लास के अंदर। ठीक है, देखिए अब आप सबसे पहले पढ़ोगे भाज्य संख्याओं के बारे में। आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में तो पढ़ लिया। आप कहोगे सर हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में तो पढ़ लिया था, सर ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सर ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 4 के गुणनखंड बताओ, आप कहोगे सर 4 किस किस से भाग होता है? सर 4 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा 4 बराबर 4। सर 4 तो 2 के पाड़े में आता है, 2 दूनी 4। आप कहोगे सर 4 के गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। भाई 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। फिर अगर आपसे 10 के गुणनखंड पूछे जाए तो बच्चे आप क्या कहोगे? सर 1 गुणा 10 बराबर 10 होता है। सर 2 गुणा 5 बराबर 10 होता है। सर 3 के पाड़े में 10 नहीं आता, 4 के पाड़े में 10 नहीं आता, सर अब 5 के पाड़े में 10 आएगा। यानी कि सर 1 इसका गुणनखंड है, 2 इसका गुणनखंड है, 5 इसका गुणनखंड है और 10 इसका। सर 12 का 2 3 4 6 और 12। अब आप देखो, आप कहोगे सर इसके कितने गुणनखंड हो गए 12 के? आप कहोगे सर 12 के तो 6 गुणनखंड है। सर 10 के कितने गुणनखंड है? 4। सर 4 के कितने गुणनखंड है? 3। तो वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाई ये भी 2 से अधिक है, ये भी 2 से अधिक है, ये भी 2 से अधिक है, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे। ठीक है, और अगर एक के बारे में, हाँ बच्चे क्लियर है ना सभी को? ठीक है, अगर हम एक के बारे में बात करें, सर एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्यों? भाई एक का अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो एक एकम एक ही होता है, बाकी एक किसी के पाड़े में नहीं आता। इसका सिर्फ एक गुणनखंड है, इसीलिए ना ये भाज्य है ना अभाज्य। भाई भाज्य होने के लिए तो 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए और अभाज्य होने के लिए केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसका तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो इसीलिए एक ना तो आपका भाज्य है ना ही आपका अभाज्य है। इतना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे बोलते रहो यस और नो। यस सर। ठीक है, इतना सही बच्चों को क्लियर है। देखिए अब आप एक बार देखिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या दे रखी है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि वो संख्याएं जिन्हें आप भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सर मेरे पास में एक भाज्य संख्या 8 है, तो बच्चे मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ? आपने कहा सर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि सर मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। तो मैं इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहा हूँ। भाई मान लो आपके पास में 12 है, आप 12 को कैसे लिख सकते हो? आपने कहा सर 2 छिक 12, 2 से काटा सर 3, 3 से काटा सर 1, यानी कि सर मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि सर जो 12 के अभाज्य 12 को मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहा हूँ। बताइए लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ? भाई 10 को कैसे लिख सकते हो आप? आपने सर मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, यानी कि सर मैं एक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर आप 210 को लिख सकते हो, 210 बराबर कितना? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 10, यानी कि आप कहोगे सर 210 को मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि आप कहोगे सर 210 को मैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 लिखूं, चाहे सर मैं 210 को 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7 लिखूं, यानी कि सर संख्याओं को मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूं, इससे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बताइए क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर मेरा इसमें क्या फायदा हो रहा है? इसमें फायदा ये हो रहा है बच्चे, अगर आप एनसीईआरटी की बुक निकालोगे
आप समझना पहले कि हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक का 1.2 निकालोगे, निकालो जरा एक बार बुक में 1.2 निकाल लिया आप लोगों ने? यस सर। तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बच्चे, पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखा है ना सवाल बच्चे, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन 140 है कि आप इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा सर मैं इसे 2 से काटूं, मुझे अभाज्य संख्याओं से काटना है। सर 70 आ गया, सर 2 से काटा 35 आ गया, सर 2 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा, सर 5 से काटा 7 आ गया और 7 से काटा मैंने 1 आ गया। यानी कि सर मैं 240 को लिख सकता हूँ 140 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इतना क्लियर हुआ सभी को? सर ठीक है सर, मैं 5005 को कैसे सोल्व करूंगा बच्चे? 5005 को भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। कैसे? सर ये रहा मेरे पास में 5005 और सर मैंने इसको सबसे पहले कितने से काटा? 5 से काटा। सर मेरे पास में कितना आ गया? सर मेरे पास में ये आ गया। बताओ इतना क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। अब ये किससे कटेगा? आप इसको 7 से काट लो भाई, 7 एकम 7, सर 3 0, 7 चौक 28, सर 2 1, सर 7 या 21। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। अब आप इसे 11 से काट लो भाई, 11 एकम 11, 11 33, और अब आप इसे 13 से काट लो, 13 एकम 13। यानी कि 5005 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग 7429 के प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा आगे पढ़े एक बार जरा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, LCM है। हाँ, यानी कि अब आप लोग देखिए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि सर अब हम लोगों को एचसीएफ भी निकालना है, सर हम लोगों को एलसीएम भी निकालना है, और सर हमें जांच करनी है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है क्या वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। अब आप समझिए पहले, अब आप लोग समझिए पहले एचसीएफ क्या होता है। देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, हम सीधा सवालों से समझेंगे। भाई आपने 510 के अभाज्य, आपसे पूछा जाए कि 510 और 92 का, शायद ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट है कि आप लोगों से पूछा गया कि आप 510 और 92 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, एलसीएम बताओ कितना होगा। यही पूछा गया बच्चे, देख लो बुक के अंदर आप लोग। ठीक है, आप कहोगे सर सबसे पहले तो मैं 510 के प्राइम फैक्टर करूंगा। सर वो कितने आ जाएंगे मेरे पास में? सर 2 से काटा, 2 दूनी 4, सर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। सर मैंने 3 से काटा, कितना आ गया बच्चे मेरे पास में? सर 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। सर मैंने 5 से काटा, सर 17 आ गया, और 17 से काटा मैंने 1 आ। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स ये लिखे। सर 92 के प्राइम फैक्टर्स ये लिखे हुए। सर मुझे यहाँ पर 2 गुणा 2 लिख रहा है, तो सर मैं इसको 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। बताइए इतना क्लियर है सभी को? अगर कहीं लिखा है 3 गुणा 3 तो आप इसे 3 की घात 2 लिख सकते हो। कहीं लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो आप इसे 3 की घात 4 लिख सकते हो। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा कि सर मेरे को इतना तो क्लियर है कि सर मैं 510 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और सर मैं 92 को लिख सकता हूँ कितना? 2 गुणा 2 गुणा 23। यानी कि सर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 23। देखो जो एचसीएफ होता है ना, समझ लो जो एचसीएफ होता है बच्चे, ये देखो दोनों संख्याओं में कौन कौन से अभाज्य संख्याएं कॉमन है। आप कहोगे सर कॉमन तो इनमें 2 ही है कि नहीं है? सर यहाँ 2 की घात 2 है, और सर जहां जहां घात कुछ नहीं होती वहां घात 1 होता है। तो बच्चे एचसीएफ होता है जो संख्याएं कॉमन है सिर्फ वही संख्याएं, जैसे कि 2, और सर इसके कम घात, सर ज्यादा नहीं कम घात, कम घात कितनी है? 1।
यानी कि आपने कहा सर इसकी एचसीएफ कितना हो गया 2। बताइए इतना क्लियर है सभी को। एलसीएम कितना हो गया है? आपने कहा सर जो कॉमन है, सर 2 तो कॉमन है, तो सर 2 की बड़ी घात और बाकी सर जो संख्याएं कॉमन नहीं है वो सारी संख्याएं गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। बताइए इतना क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी का? बताइए पहले। नो सर। आप देखो 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? आप कहोगे सर 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। सर 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12, और 12 की गुणा 5 में करेंगे तो सर 60। यानी कि सर यहाँ तक तो मेरे पास में 60 आ गया। आगे लिखा है सर गुणा 17 गुणा 23, और जब सर मैं 60 की गुणा 17 में कर दूंगा और सर मैं उसकी गुणा 23 में कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चे? 23,460। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, Yes, sir. आप लोगों को यही करना था एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में, कि आपको पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, बाद में जांच करनी थी। बच्चे क्या जांच करनी थी? कि क्या संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। भाई संख्याएं कौन कौन सी है? आप कहोगे सर संख्याएं हमारे पास में 510 और 92 है। सर इनका एचसीएफ तो 2 आ रहा था, और सर इनका एलसीएम कितना आ रहा था बच्चे? 23,460। अब आप गुणा करके देख लो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। भाई जब आप 23,460 की गुणा 2 में करोगे तो कितना जाएगा बच्चे? आपने कहा सर 2 की गुणा 0 में करी 0, सर 2 6 12 का 2 हासिल लगाए, 4 दूनी 8 और 1 9, सर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। सर जब मैं 510 की गुणा सर मैं 92 में करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 46,920। क्लियर? तो आप कहोगे सर जो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। सर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो बच्चे? आप समझ सकते हो कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए जो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होगा वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर बच्चे सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम एक संख्याएं और ले लें, हम एक संख्या से और समझा दे रहे हैं। देखिए आप लोग यहां से समझिए बच्चे, आप लोगों को एचसीएफ दिया गया है इन दोनों संख्याओं का कितना? 9। यानी कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं। सर एक नंबर तो मेरे पास में 306 है, सर दूसरा नंबर मेरे पास में 657 है, और सर इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है सर वो मेरे पास में 9 है, और सर मेरे से इनका एलसीएम पूछा गया है। सर आपने अभी बताया है, क्या बताया है? इधर सर जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? सर वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। भाई संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? आपको सर मैंने लिख दिया 306 गुणा 657, भाई यही तो गुणनफल होगा, और ये किसके बराबर होगा? सर 9 गुणा एलसीएम के बराबर होगा। आप लोगों से यही पूछा गया है कि बच्चे इसका एलसीएम बताओ कितना होगा। आपने कहा सर जो संख्याएं निकालनी होती है वो उधर ही रहेंगी, और सर इधर 9 गुणा में है तो इधर आके 9 क्या कर देगा बच्चे? भाग कर देगा। तो भाग करेंगे तो सर 9 या 27 बचा 3 6 9 चौक 36, यानी कि आप 34 की गुणा 657 में कर दो तो आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि आपने कहा सर एलसीएम कितना आ गया? सर एलसीएम मेरे पास में आ गया है 34 गुणा 657, और जब आप 34 की गुणा 657 में करोगे तो बच्चे हम एक बार कैलकुलेट करके लिख देते हैं कितना आएगा। 34 गुणा 657 आपका आ जाएगा 22,338। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है ना तो आप एनसीईआरटी की एक बुक निकालिए, बुक निकालिए। बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बच्चे, क्या लिखा हुआ है? बोलिए बच्चे। एचसीएफ 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम एलसीएम 657 ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ये सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मिल गया है, बताइए।
भाई यही तो क्वेश्चन कराया है हमने आपको कि भाई एचसीएफ कितना है, इन दोनों संख्याओं का 9 है, आप लोगों से एलसीएम पूछा गया है। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर सभी को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ये बताओ पहले में। नो सर। नो सर। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें। सर। ठीक है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी से, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन कराएं, बताओ जैसे भी आपको सही लगे। चलो पूछ लेते हैं। देखिए, पूछ लो। हाँ पूछ लिया बच्चे। देखिए आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं x और y। आपने लिखा सर x बराबर कितना, p की घात 4 q की घात 2, y बराबर कितना सर p की घात 2 q की घात 4। तो बताइए HCF कितना होगा x और y का, बताइए इनका HCF कितना होगा। सर आपने कहा था HCF में सबसे पहले तो हम संख्याएं कॉमन देखेंगे, भाई p कॉमन है, और सर छोटी घात बाहर निकालेंगे HCF में, सर p की घात 2, सर क्यों भी कॉमन है, और क्यों की घात छोटी कितनी है बच्चे 2। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, p की घात 2 क्यों की घात 2। देखिए बच्चे आपसे फिर से पूछा गया है कि x बराबर कितना है बच्चे, सर x बराबर p की घात 4 क्यों की घात 2, y बराबर p की घात 2 क्यों की घात 4। इस बार आप लोगों से एलसीएम पूछा गया है, बताइए कितना होगा एलसीएम। बताइए बच्चे एलसीएम कितना होगा। आप कहोगे सर एलसीएम निकालते वक्त हम बड़ी घात लेते हैं, सर p दोनों तरफ कॉमन है तो सर p की बड़ी घात, सर क्यों दोनों तरफ कॉमन है तो सर क्यों की बड़ी घात। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। आपसे कहा गया है कि 6 और 20 का HCF बच्चे कितना है, आप कहोगे सर HCF 2 है। आपसे एलसीएम पूछा गया है कितना होगा, आप क्या कहोगे सर हमारे पास में कौन सी दो संख्याएं हैं, सर एक संख्या 6 है, सर दूसरी संख्या 20 है। तो सर हम जानते हैं जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, सर HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सर HCF कितना है मेरा 2, सर हमसे एलसीएम पूछा गया है तो सर संख्याओं का गुणनफल कितना है 6 गुणा 20। तो सर एलसीएम कितना आ गया मेरा, एलसीएम आ गया 6 गुणा 20 बटे 2, सर काटा तो 10 आ गया और 6 दाम कितना आ गया बच्चे 60 आ गया। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो बच्चे आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सिर्फ ऐसा सर दो ही संख्याओं में होता है। सर अगर तीन संख्याएं आ जाएं कि इन तीन संख्याओं का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, तो बताओ क्या संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। आप कहोगे नहीं सर, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही ट्रू होता है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है बच्चे, आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। भाई दो संख्याओं का गुणनफल 125 है, आपने कहा संख्या नहीं पता तो क्या हुआ, उन संख्याओं का गुणनफल तो पता है। सर HCF 5 है, सर एलसीएम पूछा गया है, तो बच्चे आप लोग तो जानते हो क्या चीज कि HCF गुणा एलसीएम बराबर कितना आएगा, सर संख्याओं का गुणनफल। सर HCF की जगह 5, सर एलसीएम हम लोगों को निकालना है, और सर संख्याओं का गुणनफल कितना है 125 है। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 125 बटे 5 कितना आ गया आप लोगों के पास में 25। क्या इतना क्लियर है सभी को? सर। यस सर। डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए तो ये क्लास यहीं तक रखें बच्चे। सर। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। तो आप अपने दोस्तों से बोलना कि अब आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन कराया जा रहा है।